बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमा कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियोस जो है वो बगैर किसी वक्फे के आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आइंदा कैसा नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। रियासती इदारे क्या कर रहे हैं, अदालतों का इस किस्म की सूरत हाल में क्या काम होता है, अदालतों को क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सज़ा देने का फैसला कर लिया गया है और उन पर इल्ज़ामात जो है वो साबित हो गए हैं, और वो कैसे साबित हुए हैं, किसने साबित किए हैं, उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में चूँकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से और ख़ुसूसन 9 मई का ये जो पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, जलाओ घेराव के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो एहतजाज किया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फ्रेश करने की पॉलिसी है उस पर यह रियासत पूरी तरह से अमल पैरा है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े जो एक सियासी धचके हैं वो इन दिनों में मिले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से हलकों से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने या सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। फवाद चौधरी साहब की भी सूरत हाल आपके सामने है। फिरदौस आशिक अवान, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहेगी। मुराद रास के बारे में भी कल की वीडियो में बात की गई। कर्नल हाशिम डोगर है, डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, और बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम लिया जा सकता है। तो रियासत जो है वो सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो अमलन इस वक्त मुअत्तल है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। पाकिस्तान में एक ही इदारा है जिसकी इस वक्त हुक्मरानी है। वो जो चाह रहे हैं वही कानून है, जो वो चाह रहे हैं वही आइन है, और वही हो रहा है जो उनकी ख्वाहिश और मंशा है। नाजरीन, जो बदकिस्मती है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है और हाई कोर्ट भी शामिल है, वहाँ जो जजेस साहबान बैठे हैं, ऑनरेबल जजेस साहबान, वो सारी इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहरहाल हर किसी की दस्तरस में है। तो लेकिन अदालतों को इस सूरत हाल में जिस किस्म का रोल प्ले करना चाहिए था और जिस किस्म के फैसले आने चाहिए थे, जुल्म ये है कि वो फैसले नहीं आ रहे। सबसे पहले तो मैं ये आपको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के जो जजेस साहबान और चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनका हलफ क्या होता है वो हलफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो हलफ ये है कि जी, मैं अब जाहिर आगे नाम लेंगे फिर अपना जो भी है, कि मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, बहसीयत चीफ जस्टिस या जज, जो चीफ जस्टिस अदालत आलिया या सूबे के जो भी अदालत उज़्मा, अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा, कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करूंगा, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अब ये ओथ है, हलफ है जो हमारी आला अदलिया के जजेस साहबान का। अब अगर इस हलफ को सामने रखा जाए और इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज चल रही हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि इन लोगों को इस हमारे अदालती निज़ाम से या हमारी आला अदलिया जो है उससे बाला इंसाफ की तवक्को नहीं है। जहां जजेस साहबान खुद कह रहे हों कि जी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं बना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जान छुड़वाएं। इमरान रियाज साहब के केस में आईजी को और दीगर जो जिम्मेदारान हैं मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए, उनको डायरेक्शन भी जारी की गई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन उस डायरेक्शन के साथ क्या सलूक हुआ वो भी आपके सामने है। तो जहां मुल्क में आइन और कानून जो है वो एक ताकतवर इदारा या एक ताकतवर टोले के घर की जो है वो बांदी बन के रह जाए, तो वहां फिर इस किस्म की सूरत हाल का पैदा होना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, आपने उनकी आंखों में आंसू भी देखे हैं, आपने उनकी आवाज़ का ज़ेरो बम भी देख लिया है, और उन तमाम लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी आपको वो ज़्यादा
बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो कुछ किया गया उनके साथ वो क्या हो सकता है। जहाँ एक खातून को ये कहना पड़े कि जी मेरा 11 साल का बेटा और कैंसर सर्वाइवर है, जहाँ एक खातून को ये कहना पड़े कि जी मेरा शौहर अब मेरे सर पर नहीं है, तो अब मैं अपनी बेटी की और अपनी बीमार वालदा जो है मैंने उसकी देखभाल करनी है, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। तो अब तक ये तमाम लोग जो थे वो काम भी कर रहे थे, तमाम किस्म की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनमें भी ये आगे आगे थे, लेकिन अब वो अचानक से क्या हो गया, वो जैसे एक शेर है ना कि ये पल भर में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो अब ये सब कुछ, अच्छा फिर इसके साथ साथ वो तमाम तर केसेस जो दहशतगर्दी के और गिराव जलाओ के और लोगों को उकसाने के इन पर थे, वो सब माफ नहीं हुए, बल्कि उनमें इनको बरीयत जो है वो भी मिल गई है, बरी भी हो गए। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वो इदारे जो ये खेल खेल रहे हैं उनको बहरहाल ये जहन में रखना चाहिए कि आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको आगे पीछे करने में उनकी एक अच्छी खासी तादाद को आप यकीनन कामयाब हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर आप कहाँ लेके जाएंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बहरहाल इस वक्त कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ, अभी अभी तक वो जुड़ा हुआ है, और वो कहीं उसकी कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो आगे पीछे हुआ। बहुत सारे लोग चले भी गए, लेकिन पार्टीज में लोग आते हैं जाते हैं, इससे पार्टीज को फर्क नहीं पड़ता, पार्टीज खत्म नहीं होती। हाँ, कुछ ये होता है कि कमजोर हो जाती है सम टाइम, लेकिन पार्टी खत्म नहीं होती। ये चीज बहरहाल जो मुक्तदर तबका है पाकिस्तान का उसको जान लेना चाहिए। उसके साथ साथ नाजरीन, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं, और उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं उनसे राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। एक खबर ये भी है कि उनके फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवान से भी राब्ता हुआ है, बल्कि मुलाकात भी हुई है, ये खबर भी आ रही है। और केपीके के भी कुछ लोग हैं उनके साथ भी उनके राब्ते हैं, और वो आइंदा 2-3 रोज में शायद को अपनी सियासी नई हिकमत अमली जो है उसका भी ऐलान करने वाले हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो है वो माजरत के साथ वो कारतूस हैं जो चल चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब की जो शख्सियत है या जो उनकी हैसियत है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, वो बहरहाल इमरान खान का मुकाबला करने की हैसियत वो बिल्कुल नहीं रखते। कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कोई क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी के मालिक नहीं है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन पर एक इल्ज़ाम भी लगाया गया, और इल्ज़ाम लगाने के बाद वो इल्ज़ाम साबित भी हो गया, और साबित होने के बाद उनको सजा का हकदार जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो इल्ज़ाम क्या है, किसने लगाया है और साबित कैसे हुआ है, मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि वो इल्ज़ाम लगाया किसने है और वो इल्ज़ाम क्या है, लेकिन साबित कैसे हुआ है और वो सजा के हकदार कैसे हैं, इसके लिए जो है वो बहरहाल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है उससे रब्ता करना पड़ेगा आपको उनसे। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का कमीशन को काम से रोक देना ही। अब इससे पहले थोड़ी सी वजाहत जो है ट्वीट की, मैं इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि एक ऑडियो लीक्स जो सिलसिला शुरू हुआ था उस पर एक कमीशन बनाया गया था चीफ जस्टिस जो जस्टिस है काजी फायज ईसा, उनकी सरबराही में 3 रुकनी एक कमीशन बना था, और उस कमीशन ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, कुछ ट्रांसक्रिप्ट भी जारी हुए थे। लेकिन कल 5 रुकनी बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस बेंच ने वो एप्लीकेशन जो उस कमीशन के अगेंस्ट आई हुई थी उसको प्रोसीड करते हुए, उस पर समाअत करते हुए कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया था, और कमीशन की सारी कार्रवाई जो है उसको स्टे कर दिया था। तो उस पर फिर मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने ट्वीट किया है और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि चीफ जस्टिस को का कमीशन को काम से रोक देना ही उनके गुनहगार होने का सबूत और एतराफ है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए, या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता। उमर अता, अब जो इसमें इंतहाई में समझता हूँ काबिल एतराज फिक्रा है वो ये है कि उमर अता बंदयाल अपने खानदान को बचाने के लिए कानून का मजाक और अदलिया का तमाशा बनाने के जुर्म में सजा के हकदार हैं। अब ये यानी इल्ज़ाम भी लगा दिया गया और साबित भी कर दिया गया, और फिर उसके बाद ये फैसला भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कर दिया अपने तौर पर कि जी वो सजा के भी हकदार हैं।
اب اس ملک میں ایک ایسی خاتون جو جن کے پاس بظاہر کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کو للکار رہی ہیں، ان پہ الزامات لگا رہی ہیں، اور صرف الزامات نہیں لگا رہی، ان پہ الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ پھر ان الزامات کو ثابت کرنے کا بھی کہہ رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سزا کے حقدار ہیں۔ ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا، مریم نواز صاحبہ جو ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں آئی۔ انہوں نے بہت ساری ایسی قابل اعتراض گفتگو بہت سارے مواقع پر کی ہے جہاں انہوں نے نام لے کر اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان جو ہیں ان پر الزامات لگائے ہیں، اور وہ الزامات جو ہیں وہ یقیناً ایسے الزامات ہیں جن پر بہرحال بات کی جا سکتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے خاموشی جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں ہے کہ کیوں ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال کو یہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک مشکل وقت ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی انڈر گراؤنڈ ہیں، روپوش ہوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بہرحال پارٹی کے ساتھ ہیں، کارکنان جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے کل بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں بہرحال ایک پازیٹیو جسچر یہ بھی تھا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ اس کو میری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اگر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں ٹوٹ، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی میرے جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی ہے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کو آفر کی گئی تھی کہ جی آپ ملک سے باہر چلے جائیں 4-5-6 ماہ کے لیے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جی میرا جینا مرنا جو وہ پاکستان میں ہے۔ آج بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کل سے پرسوں سے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ وہاں اس وقت جو پوزیشن ہے زمان پارک اور اس کے سراؤنڈنگ میں، وہاں جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں ان کو اس طرح سے وہ فعال نہیں ہے، معطل کر دیا گیا ہے۔ تو آج بھی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اس گورنمنٹ کو پھر جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا۔ اوپن مارکیٹ میں چونکہ ڈالر 310 روپے کا سیل ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ حلقے جو اس تمام تر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہیں، آج عمران خان صاحب نے ان کو بھی ایک بڑا واضح اور واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پھر سے للکارا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ اب یہ ویسے ہو اب پرانی گئی ہے، لیکن بہرحال کہ جب فرد واحد نے بند دروازوں کے پیچھے ہماری حکومت کو ہٹانے اور مجرموں کے اس گروہ کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ اب فرد واحد کون ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں ایک ہی فرد واحد ہے۔ تو مجرموں کے اس گروہ کو واپس لانے کا فیصلہ کیا جو 3 اشروں سے پاکستان کو لوٹ رہا تھا، تو ہماری معیشت تباہی کے گھاٹ اترنے لگی۔ پھر کچھ اعداد و شمار کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جی یہ ہمارے دور حکومت میں اعداد و شمار یہ تھے اور ان کے دور میں یہ ہیں۔ تو پھر اس پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور وہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو تعلیم نہیں ہے اور دوسرا جو ہے وہ پھر سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو یہ پھر انہوں نے آج سے کچھ تقریباً اب جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے جواب میں کہ جی جب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 310 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور ملک آج کل ریکارڈ کمر توڑ مہنگائی کے چنگل میں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ملک جلاتے ہوئے سب یاد نہیں آیا غدار، اور غدار کا لفظ استعمال کیا۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو کون سمجھائے یا ان کو کون بتائے کہ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے۔ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کسی ادارے کے پاس بھی یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہاں کوئی کورٹ آف لا اس میں کوئی سالڈ اور کوجنٹ اور انسپائرنگ قسم کی ایویڈنس اگر موجود ہوگی کسی شخص کے خلاف تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ غدار ہے یا نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے کسی ادارے کو، مریم نواز صاحبہ کو اور بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کسی کو غدار قرار دینے کا کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ ویسے اگر یہ غداری کے سرٹیفکیٹ کی بات کی جائے تو پھر فاطمہ جناح بھی غدار تھی اور شیخ مجیب کو بھی غدار کہا گیا تھا، لیکن شیخ مجیب کا قصور کیا تھا کہ وہ جیت کے آیا تھا، لیکن پاکستان میں ایک طاقتور ادارے نے شیخ مجیب کو وزیر اعظم کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس انکار کے نتیجے میں یہ ملک 2 لخت ہو گیا تھا۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا ہو
لیکن جب لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو، یہ ہمارا ملک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے تمام تر جو ادارے ہیں ان کی ریسپیکٹ، ان کی عزت میں بھی کمی نہ آئے۔ یہ ملک بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے ہی قائم و دائم رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ جو قانون شکنی اور آئین شکنی کا عمل ہے یہ ختم ہو، اور لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے، لوگوں کو سیاست کرنے کا حق ملنا چاہیے، لوگوں کو ان کے نظریات کی بنیاد پر جیلوں میں ڈالنے کا جو عمل ہے یہ انتہائی شرمناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے اور سنگین بھی ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔